लेडीज एंड जेंटलमैन, तो शुरुआत करते हैं। सुबह को कुछ डाउट था 8 और 10 नंबर में, उसका डाउट पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो 8 नंबर में देखो, पूछा है कि व्हिच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 9 and 13 सो दैट 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम। ध्यान से सुन, सुबह तेरे लिए ये है, देख ले। देखो 9, 13 और 18 को प्रोपोर्शनल होगा कब ना, जब 9 और 13 से एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, मतलब कौन से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर ये तीनों प्रोपोर्शनल है। देख लो, ठीक है। मतलब 9 - x और 13 - x और 18 प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनो ना, व्हिच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 9 and 13। 9 और 13 से कौन से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करने से 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम। मतलब 9 और 13 से कौन सी छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करने पर 18 उसका थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। देखो मान लो कि x सब्ट्रैक्ट करने पर थर्ड प्रोपोर्शनल 18 होगा, तो मैंने कर लिया कि 9 - x और 13 - x ये दोनों हो गए। मान लो कि ये a है और ये b है, ये c है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लेंगे कि a/b इज इक्वल टू b/c। अगर a:b:c, इसका मतलब a/b इक्वल टू b/c। अगर इसको अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 9 - x, b का मतलब 13 - x इक्वल टू b का मतलब 13 - x, c का मतलब 18। अगर इसको सॉल्व करने चलेंगे, तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 162 - 18x इज इक्वल टू 169 - 13x - 13x प्लस x² एक्सपेंशन, ठीक है। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद आंसर आएगा। इससे बेहतर है कि एक काम करो, एक एक को पुट करके देख लो। स्मॉलेस्ट पूछा है तो छोटा से चलो। तो ये मैंने क्या किया कि एक पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया ए दोनों से, तो 8 और 12 और 18 ये हो रहा है क्या, इसका मतलब क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब इसका स्क्वायर जो है इस दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। हमें पता है ना, b² इज इक्वल टू AC। b² मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, AC का मतलब 8 × 18 हो गया 144। तो 144 इक्वल टू 144 हो रहा है। इसका मतलब एक ही सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो ये तीनों प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सॉल्व नहीं होगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। अगर इसको यहाँ पर ले जाओगे तो ये कितना बन जाएगा, 7, ठीक है। 18 को ये 26, 18 इसका मतलब ये हो गया जाएगा -8x प्लस x² इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तो बन जाएगा ना, x² -7x -x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों आ गया ना, 2 आ गया ना, तो 7 और 1 आ जाएगा, 7 और 1, ठीक है, 7 और 1 आएगा। तो 1 इज़ द राइट आंसर, 1 इज़ द राइट आंसर। इसको नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो जानते हो, इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। 1 इज़ द राइट आंसर, 1 इज़ द राइट आंसर। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, फिर से बता दूंगा, ठीक है। और कौन सा था, 10 नंबर 10। देखो ये पगली को हमेशा डाउट आता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो तो फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12, 24 एंड 27 इज सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू A एंड 36। वो बोल रहा है कि इस तीनों का जो है, इस तीनों के बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल, मान लो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, ठीक है। जो आएगा इस तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शनल, जो आएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल वो इनका थर्ड प्रोपोर्शनल है। मतलब A और 36 के बाद थर्ड प्रोपोर्शनल है
ओ मतलब उसका फोर्थ प्रोपोर्शनल इसका थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल है, सेम एज थर्ड प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12, 24 एंड 27 इज द सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द ए एंड 36। ओके, चलो आगे चलते हैं। देखो इसको समझ में नहीं आया था कि मैंने बोल दिया था कि 12 इंटू 2 24 है, तो 27 इंटू 2 54 होगा, ये समझ में नहीं आया था। तो इसको फ्रैक्शन बना दो, 12/24 इक्वल टू 27। मान लो x है फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करोगे तो x इज इक्वल टू 54, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है। और ये तो कट गया था ना, 1/2 हो गया था, तो x इज इक्वल टू 54। ये क्या है, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल। बोला क्या है कि उसका फोर्थ प्रोपोर्शनल इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो a इज टू 36 इज टू इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल उसका तो 54, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल 54 आया था, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल देखो पूछा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल 54 हो गया। तो पूछा है कि ए का वैल्यू क्या है, हमें पता है थर्ड प्रोपोर्शनल अगर ऐसा है तो बीच वाला का मतलब b का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर इक्वल टू ए ईयर का मतलब जो और जो a और c बच गए इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब a इंटू 54 है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर बाई 54। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 36 इंटू 36 बाई 54। तो इसको मैंने कट कर दी दिया। आया था, सुबह समझ गए ना तू। चल आगे चलते हैं। और एक डाउट था उसको वो बाद में जाके क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो बता देता हूँ कहीं पर ब्लैंक पेज देख के। ठीक है, रुको बताता हूँ। 16 तक हो गया था ना, 17 तक उसको और एक डाउट था। ठीक है, सो बाद में बताता हूँ। ठीक है, वो जो रेशियो का ना, रेशियो का मैं बताता हूँ बाद में। ठीक है, रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, मैं बाद में बताता हूँ लास्ट में इनमें। अभी सवाल करते हैं। ठीक है, 16 तक हो गया था, 17 से कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारा जो डाउट है शायद वो आगे कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं होता है तो हम लास्ट में कंप्लीट करवा देंगे तेरा डाउट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पूछा फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, ये तो सबको पता है यार, मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोला है। मीन के प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू 27, सी इज इक्वल टू 300। इसका रूट ओवर निकाल दोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अरे इसको फिर से सुबह बोले, ये मुझे समझ में नहीं आया। देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मतलब है 27, सी का मतलब है 300। बोला है ना मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, तो इसका रूट ओवर, तो बी इक्वल सॉरी रूट ओवर नहीं रहेगा रे बच्ची, बच्चा है क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर है। ठीक है, ए का 27 इंटू 300, बी इक्वल टू 27 इंटू 300 का रूट ओवर, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो रूट ओवर बन जाएगा। तो b इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 100 है, 100 का मैंने 10 निकाल दिया, 27 इंटू 3 81, इसका मतलब 9, b इक्वल टू 90। ऑप्शन में है ऑप्शन में। चलो आगे चलते हैं। 18 नंबर देखो, 18 द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 16, 26 एंड 32। देख सुबह देख, 16/26 इज इक्वल टू 32। मान लो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, तो 16 इंटू 2 जा, सो x इक्वल टू 26 इंटू 2 52 हो गया। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 17, 272 एंड 19। ये तो सबको निकालना आता है, और कितने बार करें इसको। इस तरह के सवाल, ये सारे के सारे सवाल CGL 2022 में आ गया है। ठीक है, इस तरह का सवाल पूछता है, तो प्रैक्टिस कर लो जितना फास्ट हो सके। इस तरह के सवाल को 10 सेकंड या उससे कम समय में करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 17, 272 इक्वल टू 19। मान लो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल x है। ठीक है, ये तो कर लोगे ना, अरे कर लोगे या देखो 17 1 102, तो 6, सो x इज इक्वल टू 19 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 30।
ठीक है, 304। अरे समझ रहे हो तो? नहीं समझ पाए तो खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लिकेशन भी सिखाऊं क्या? चलो आगे चलते हैं। अरे किसी को समझ में नहीं आया क्या? देखो 16 इंटू 9 144, 4 14, 16 इंटू 1 16 प्लस 14 30, तो 304 इज़ द करेक्ट आंसर। 304 कहाँ है? 304 हो गया। चलो आगे चलते हैं। हाँ अभी सुबह का डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो A/B इक्वल टू 4:5, B/C इक्वल टू 3:10, देन A/C इक्वल टू कितना है? देखो सुबह मैं दो तरीका बताया था, ठीक है, दोनों तरीके से बताता हूँ, ठीक है। देखो A/B इक्वल टू दिया है 4:5, B/C दिया है 3:10, ठीक है। हमें निकलना है A/B/C। इसका मतलब B इक्वल है ना, B अगर ऐसे निकलना है तो B इक्वल है ना, या 2B लिखा हुआ है? नहीं ना, B इक्वल है। देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 3 है, ये तो नाइंसाफ़ी हो गया। अरे भाई B तो इक्वल ही है, A/B/C में B एक ही तो है, एक ही तो B है। तो A/B/C अगर निकालना है, A/B/C अगर निकालना है तो B को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ऐसे कैसे चलेगा भाई? दोनों जगह तो B समान होना चाहिए, ठीक है, अगर A/B/C निकालना है तो, ठीक है। तो चलो इसमें एक काम कर लिया मैंने, 3 मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों 3 मल्टीप्लाई कर लिया? क्योंकि ये दोनों जगह B इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 करवा दो, इसको 15 करवा दो। पसंद नहीं आ रहा है आपको, एक काम करो, इसको 30 बना दो, इसको 30 बना दो, इसको 60 बना दो, लेकिन B इक्वल करना है। आपके मतलब कन्वीनियंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लो, ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से काम ख़त्म, ठीक है। और इनमें से 5 मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आ जाता है। थोड़ा सा रुक जाओ। तो A/B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई करो, 12:15, और B/C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15:50, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि A/B/C इक्वल टू क्या होगा कि 12, B तो दोनों जगह इक्वल है तो 15 हो गया, और C क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, समझ रहे हो? चलो, और तुम बोलोगे कि हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं? देखो अगर यहाँ पर हम A/B/C निकालेंगे, यह जो दिया हुआ था कि 4:5 दिया हुआ था और 3:10 दिया हुआ था। अगर मैं बोलूँगा कि A/B/C निकालो, तुम क्या पुट करोगे कि 4 तो ये जगह पुट कर लो, B 5 पर डालोगे या 3 डालोगे? पता नहीं चलोगे ना, क्योंकि A/B है, ये B/C, B तो यहाँ पर 5 है, B तो यहाँ पर 3 है, B की जगह क्या डालोगे पता नहीं है ना, तो B को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अरे यहाँ पर ज़्यादा रहे हुए हैं क्या? देखो देखो A/B 4:5 था, अरे फिर से ये गड़बड़ हो रहा है। A/B 4:5 था, B/C 3:10 था। अगर मैं A/B/C निकालूंगा तो A की जगह तो 4 पुट कर लिया, B की जगह क्या पुट करूँगा? 5 या 3 क्या पुट करूँगा? पता नहीं चलेगा ना। अगर B इक्वल होता तो हाँ चलो एक ही तो है, एक ही डाल देते। ए डिफरेंट है तो डिफरेंट नहीं डाल सकते, तो इसको इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर लिए। तो मल्टीप्लाई ऐसे मतलब कोई भी संख्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों साइड में देखो A/B, इसका मतलब क्या है? A/B। अगर ऊपर जितना मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी उतना ही मल्टीप्लाई करोगे, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई, 5 तक कट ही जाएगा ना। बस इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर लिए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो A/B/C निकालने के लिए ये तो एक तरीका हो गया कि B को इक्वल कर लो, ठीक है। जो बगल वाला है उसको इक्वल करते 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 चलना है। इससे बेहतर है एक ही तरीका समझ लो। ये एक तरीका हो गया, अगर छोटा मोटा आ गया तो ऐसे तरीके से कर ले। दूसरे तरीका क्या है? देखो दिया हुआ है A/B इक्वल टू 4:5, B/C इक्वल टू 3:10। तो एक काम करो, A/B लिख लो, उसके बाद BC दिया हुआ है, मतलब B के बगल में C,
बी के बगल में सी, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो। ए इज टू बी, ए का कितना 4, बी का कितना 5, ठीक है। फिर दोबारा आते हैं, ठीक है, ये एक लाइन हो गया, एक लाइन हो गया, बाकी सारा ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद बी का मतलब 3, सी का मतलब 10, ठीक है। उसके नीचे लिखना है, उसके नीचे लिखना है, ठीक है, नीचे देखो बी सी, ठीक है। अगर उसके बाद डी होता तो उसके बाद डी भी लिखते, मतलब यहाँ पर सी डी दिया होता तो यहाँ पर सी, यहाँ पर डी लिखते, ठीक है। तो अब भी उसके बगल में देखो, इसके पास में क्या है, सी के पास में 5 है, तो सी के पास में 5 ही लिख लो। देखो ए तो ब्लैंक है, इसके आजू बाजू देखो, इसके पास में क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 डाल दो। अगर इसको है तो ये 12:15:50, ठीक है, हो गया। चलो पूछा क्या है कि ए इज टू सी, ए का कितना है 12 है, ए का हो गया 12, सी का कितना है, सी का हो गया 50। अगर इसको हम रेशियो बनाएंगे तो देखो क्या होगा कि ये तो 2 से चले जाएगा, 2 से 6, 2 से 25, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो एक बार, देख लो। वहीं पर ए इज टू बी इज टू सी निकाले थे ना, तो वहीं पर मतलब वो दूसरा तरीका फिर से बता देता हूँ, पता नहीं कितने बार बताऊँ दूसरा तरीका। सुबह अभी भी समझ में आ रहा है या सब सर के ऊपर जा रहा है? देखो दिया हुआ है ए इज टू बी 4:5, बी इज टू सी 3:10। यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ से हम 5 मल्टीप्लाई कर ले, तो ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 12:15:50 हो गया, और ए इज टू सी इक्वल टू 12:50 हो गया, ये 6:25 हो गया। ठीक है, ठीक है, वही ऑप्शन डी। चलो आगे चलते हैं। अभी ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ये पूछ रही थी कि ये डाउट था ना, हाँ यही डाउट तो था, दोनों डाउट क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये बनाओ। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी फोर्थ बाई ए 4 चलो ठीक है, बनाते हैं। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, मतलब ए तो ए हो गया, बी का मतलब हो गया B4/4A, और सी निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। हमें पता है कि B² = AC है, हमें सी निकालना है, C = B² A है। ठीक है, तो अभी प्रोसीड करते हैं। अरे फॉर्मूला याद रख लो यार, कितने बार लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो ज़माना बदल जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। चलो थर्ड प्रोपोर्शनल निकलना है, मतलब इसका स्क्वायर बाई ये है, तो B4/4A का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई A, मतलब B² A = C। ये है थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो B4 का स्क्वायर हो जाएगा B8 होल डिवाइडेड बाई 16A होल डिवाइडेड बाई A, इसका मतलब क्या हो जाएगा B8/16A²। देखो B8/16A², ऑप्शन बी में है या सी में? अरे सॉरी, अरे 16A² होगा ना, A² होगा ना, 16 तो कर दिया 4 का, और A का स्क्वायर नहीं होगा क्या, A का स्क्वायर होगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये A का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, A का क्यूब बन जाएगा। अरे इसको A² ने बनाया था, फिर 16A है ना, सॉरी 4A है ना, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, A का स्क्वायर नहीं होगा क्या, A का स्क्वायर, और ऊपर चल जाएगा 16A³ हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, B8/16A³। ठीक है, समझ में आया? चलो, अरे यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, चलो आगे चलते हैं। ऑप्शन सी ही तो है। चलो नंबर 22 देखो, इफ 36, 81, x63 आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ओ ये प्रोपोर्शनल में है, 36, 81 इस प्रोपोर्शन x is to, चलो इसको सॉल्व करते हैं यार, ये तो इजी है, x/,
63, ये तो सबको पता है, करने की क्या ज़रूरत है। ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 7, सो x इज इक्वल टू 28। 28 इज़ द ऑप्शन बी। इसको करना ज़रूरत है नहीं था, चलो ठीक है। 23 करो। 3 positive number are in the ratio 4:5:7 and the sum of their square of 15,210. Find the sum of their 3 number. ओ ये तो बहुत ही ईजी है। चलो बनाओ, खुद से ट्राई करो, तो एक बार खुद से ट्राई करो। 10 सेकंड देता हूँ, पॉज करो वीडियो को और बनाने की कोशिश करो। चलो देखो बनाते हैं। बोला है कि 3 नंबर है और 4:5:7 है, ठीक है। मतलब इनके साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, इसके बाद कट के ये रेशियो बन गए हैं, ठीक है। मान लो कि एक नंबर है 4x, एक नंबर है 5x, एक नंबर है 7x। बोला क्या है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 4x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर, ठीक है। इनका वैल्यू है 15,210 है। तो इनको पहले कर लो। ये हो जाएगा 16, ये हो गया ये 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। तो ये देखो कितना हो गया, 31 हो गया ना, 41, ये 49, 31, ये 49, ये हो गया 90x स्क्वायर इक्वल टू 15,210। 0 0 कट गया, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1521/9। तो ये कितने में जाएगा, ये 169, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 169 का रूट ओवर है, ये हो गया 13। पूछा क्या है, पूछा है नंबर, मतलब फाइंड द सम ऑफ द 3 नंबर, ठीक है। सम ऑफ द 3 नंबर का मतलब नंबर हम क्या क्या लिए है, 4x, 5x और 7x। सम पूछा है मतलब एडिशन पूछा है, मतलब 4x प्लस 5x प्लस 7x, 4 5 9 16x हमें निकालना है। 16x कैसे निकालेंगे कि 16x का मतलब 13, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, ये 7 208 है, 208 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे चले, ये नंबर 13 था। अरे समझाने के लिए इतना बना रहा हूँ, नहीं तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये इसका स्क्वायर देख लो, स्क्वायर देख के उसको जो भी आएगा उसको डिवाइड करके कट कर लो, जितना भी आएगा यहाँ पर देख के आगे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। तो मैं समझाने के लिए इतना बना रहा हूँ, नहीं तो ये 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। चलो 24 को बनाओ, खुद से ट्राई करो थोड़ा सा, उसके बाद हम बताएंगे। देखो वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। रोहन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी मार्क इन इंग्लिश एज ही डिड इन साइंस। His total mark in English, science and mathematics is 126. The ratio of his mark in English and mathematics is 2:3. ओके ठीक है। His mark in English, इंग्लिश में मार्क पूछा है। देखो करना क्या है, तो कुछ अब है। देखो रोहन क्या क्या है कि इंग्लिश में और साइंस के बारे में कंपैरिजन किया है। बोला है कि रोहन स्कोर्ड ट्वाइस मैनी मार्क इन इंग्लिश, मतलब साइंस में अगर 1 मार्क लेके आता है, इसका दुगना मार्क लेके आता है इंग्लिश में, ठीक है। जितना भी साइंस में है उसका दुगना है, 1:2 है, ठीक है। ये 1:2 है, मतलब ये 5 है तो ये 10 है, ये 15 है तो ये 30 है, ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। 1:2 में है, ठीक है। उनका इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स में टोटल मार्क है 126।
और क्या दिया हुआ है, ये दोनों का तो रेशियो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स का रेशियो दिया है। किसका दिया है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का रेशियो दिया है 2:3। अब क्या बन गया कि इंग्लिश इज टू साइंस दिया हुआ है और इंग्लिश इज टू मैथ दिया हुआ है। चलो इसको हम बनाते हैं। दो तरीका है कि इंग्लिश को इक्वल कर लो, इक्वल तो है इंग्लिश, इक्वल तो है इंग्लिश, तो साइंस इज टू इंग्लिश इज टू मैथमेटिक्स ऐसे भी पुट कर सकते हो कि साइंस का हो गया 1, इंग्लिश तो दोनों जगह इक्वल है तो 2 पुट कर लिया, ठीक है, और मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स का 3 है तो 3 पुट कर लिया। तो इंग्लिश साइंस और मैथमेटिक्स का रेशियो ऐसे बन गया, साइंस इंग्लिश और मैथमेटिक्स 1:2:3 बन गया, ठीक है, 1:2:3 बन गया। ऐसे भी कर सकते क्योंकि इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता तो ऐसे बनाते, कैसे बनाते देखो, इंग्लिश और साइंस का रेशियो दिया है, चलो इंग्लिश और साइंस का रेशियो लिख लेते हैं 2:1। उसके बाद इंग्लिश और मैथमेटिक्स का दिया है, मतलब इंग्लिश के बगल में मैथमेटिक्स रहना चाहिए, ये हो गया इंग्लिश, इसके बगल में मैथमेटिक्स रहना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं ना, क्योंकि साइंस और मैथ का नहीं दिया हुआ है, इंग्लिश और मैथ का दिया हुआ है, इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश का कितना है 2 है, मैथ का कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 डाल दिया। यहाँ पर ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब बगल वाला फिल करेगा, बगल वाले में 2 है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, इसके बगल वाला फिल करेगा तो यहाँ पर भी 2 रख लिया, तो ये हो जाएगा 6:4:2। अगर इसको कट कर लोगे ये 2, ये 1, ये 2, ये 3 हो गया। साइंस इज टू इंग्लिश इज टू मैथमेटिक्स 1:2:3, ठीक है, आ गया। सुबह तेरे लिए ही ये बना रहा हूँ, नहीं तो इसका ज़रूरत नहीं था, ये यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। मतलब आसानी होने के लिए ये करना पड़ता है, और कभी कभी डिफ़िकल्ट आता है तो ये बनाना पड़ता है, ये बनाना पड़ता है डिफ़िकल्ट के लिए, ये आसान के लिए अगर छोटी मोटी है तो ये बना देते हैं, ठीक है। चले आगे, क्या बोला है, चलो देखो, हाँ, तो इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस का रेशियो निकल गया। बोला है कि तीनों का मार्क मिला के 126 है, ठीक है, तीनों का मार्क मिला के 126 है। तीनों का मार्क 1:2:3, इसका मतलब 6 हो गया, ठीक है। अरे हुआ कि नहीं, बोलो तो, नहीं बोलोगे क्या, 6 हो गया। चलो देखो ये कितना हो जाएगा, अरे 21 है, अरे 2 मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, चलो 21 है। पूछा क्या है, पूछा है कि मार्क इन इंग्लिश, इंग्लिश 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 का मतलब कितना है 2 पार्ट है, ठीक है, 2 पार्ट का मतलब इंग्लिश है, तो 21 × 2 = 42। देखो 42 कौन सा है, ऑप्शन ए में है 42, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 24 ख़त्म हो गया, चलो आगे चलते हैं। 25 को देखो, द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ डायमंड वेरीज विथ द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। द डायमंड ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है 6084 और 6084 वैल्यू इज कॉट इनटू 3 pieces whose weight are in the ratio 3:2:1. फाइंड द लॉस ऑफ वेट। अरे देखो पूछा क्या है कि कोई एक वस्तु है, कोई एक वस्तु नहीं मतलब हीरे है यार, वस्तु क्या बोल रहा, हीरे हैं, ठीक है, वो अगर अकेला मतलब जितने भी उसका वेट होता है उसका जो प्राइस होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर मतलब वेरीज विथ उसके स्क्वायर के, मतलब देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। देखो जो भी वेट था, जो भी उसका वेट था, डायमंड का जो भी वेट था उसको 3 पीस कर दिया गया। कितने कितने रेशियो में कि 3:2:1, 3 पीस में कर दिया गया। अभी बताओ इसका वेट 3:2:1, मतलब ये जो अकेला जब होगा तो उसका वेट क्या होगा कि 3 + 2 + 1 होगा, मतलब 6 होगा, ठीक है। जब अकेला हुआ होगा, जब मतलब इकट्ठी, जब टूटा नहीं हुआ होगा तब उसका वेट 6 हुआ होगा, ऑब्वियसली 6 हुआ होगा ना। अरे देखो तुम्हारे पास 10 किलो आलू है, ठीक है, 10 किलो आलू है, तो तुम उसको क्या कर लिए कि 4 किलो एक जगह रख लिए और 6 किलो एक जगह रख लिए, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या बन गया 2:3 बन गया ना,
2:3 बन गया। चलो ठीक है, 4:6 ही रख लो, 4:6 रख लो। जब वो इकट्ठा था मतलब एक ही जगह था, वो 10 ही था ना, इन दोनों को मिला के टोटल हो गया। ठीक है, आगे चले। देखो, जब डायमंड को मतलब तोड़ दिया गया, टूट गया, उसका वेट 3 भागों में डिवाइड हो गया। एक 3 अरे मिट गया, 3:2:1 हो गया। ठीक है, 3:2:1 हो गया। मतलब वो जब इकट्ठा था उसका वेट थोड़ी लॉस होता है, वेट तो हो गया ना, वेट तो 6 हुआ होगा, उसके बाद टूटने के इतने इतने टुकड़े हो गए, एक बड़ा उसके छोटा उससे छोटा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका जो प्राइस होता है, प्राइस उसका स्क्वायर का बराबर होता है। मतलब पहले क्या 6 उसका टोटल वेट था, इसका मतलब उसका प्राइस 36 होना चाहिए था। ठीक है, और जब टूट गया मतलब 3:2:1 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका प्राइस हो जाएगा 9, इसका प्राइस हो जाएगा 4, इसका प्राइस हो जाएगा 1, क्योंकि इसका ये स्क्वायर है। ठीक है, समझ रहे हो। अगर हम बोलेंगे ये टूटे हुए जो तीनों टुकड़े टूटे हुए हैं, इन तीनों का प्राइस अगर मिला देंगे तो 9:4:1 हो जाएगा। समझ रहे हो 9 + 4, अरे इस टू बोल दिया क्या, 9:4, सॉरी फिर से 9 + 4 + 1 हो जाएगा। अरे टूटे हुए टुकड़े का बोल रहा हूँ, मतलब इसका जो जिसका वेट 3 है वो 9 प्राइस बन जाएगा, जिसका वेट 2 है वो 4 प्राइस बन जाएगा, जिसका 1 है तो 1 प्राइस बन जाएगा स्क्वायर के हिसाब से। और जब अकेला था मतलब एक ही जगह गच्छा हुआ, एक टूटा नहीं था तब उसका 6 था, तो 6 का स्क्वायर कितना था, 36 था। समझ रहे हो तो? अरे समझ रहे हो या नहीं, बोलो तो। चलो ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब जब हीरा टूटा नहीं था तब उसका प्राइस था 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर। जब टूट गया तीनों भागों में डिवाइड हो गया, उसका प्राइस, तीनों का प्राइस मिला के क्या हो गया कि 9 + 4 + 1 14 हो गया। मतलब पहले तो प्राइस 36 था, अभी क्या हो गया 14 हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आया, 22 का डिफरेंस आया। मतलब लॉस 22 का हुआ ना, लॉस 22 का। अरे पहले 36 उसका प्राइस था, अभी प्राइस 14 हो गया, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो स्क्वायर की बराबर होती है उसका वेट का, जो भी वेट है उसका स्क्वायर का। पहले 6 था तो इसका प्राइस 36 था। ठीक है, जब उसको टूट गया तो उसके स्क्वायर के हिसाब से चलेगा ना, तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो लॉस कितना हो गया 22, क्योंकि इन दोनों का देखो 36 पहले था, अभी तो 44 हो गया, लॉस कितना हो गया 22 हो गया। मुझे बोलो ये 36 नहीं है, पहले प्राइस क्या था 6084 था। क्या था 6084 था। ठीक है, हम उसको बोल रहे हैं क्या 36, मतलब 36 जो है मतलब 36 पार्ट है। ठीक है, 36x है बोल सकते हो, 36x है। ठीक है, इसका क्या हो गया कि ये हो गया 36 का वैल्यू है 36, क्योंकि वो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि 36 उसका प्राइस था, अभी 14 हो गया। लेकिन दिया क्या हुआ है, जो 36 है वो 6084 है, क्योंकि दिया हुआ है कि अब पहले जो प्राइस था उसका वो 6084 या 6084 है। तो 36 पार्ट इक्वल टू 6084 है। लॉस कितना हुआ है, लॉस है 22, तो यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 12 से मल्टीप्लाई करो 507, और इसको 3 से कट लोगे 16 तो 22। इसको अगर सॉल्व करोगे तो पहले एक काम कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करके 11 कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 338 बन जाएगा, 338 बन जाएगा। अगर 11 से करना है तो 8173। ठीक है, 3718, आंसर इज द 3718, 3718, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसको समझ में नहीं आया क्या,
देखो दिया हुआ है कि ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पर देखो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड ये दिया हुआ था। हमारे हिसाब से हमारा तो 6 पार्ट था, मतलब वेट तो 6 था, 6 का स्क्वायर 36 है, मतलब 36 पार्ट इक्वल टू 6084 है। ठीक है, वो पूछा है कि कितना लॉस हुआ है, लॉस तो हमें 22 हुआ है, मतलब 36 पार्ट इक्वल टू, अगर टोटल ये है ना 36 इक्वल टू इतना है, 36 पार्ट बोल लो, 36 पार्ट बोल लो, ये 14 पार्ट बोल लो, ये भी पार्ट बोल लो, ये भी पार्ट बोल लो, ये भी पार्ट बोल लो, 36 पार्ट इक्वल टू इतना है, और लॉस हुआ है 22 पार्ट। तो कितना लॉस हुआ है कि 6084/36 इंटू 22। ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बता सकता है, ठीक है, फिर से बता देंगे। चलो आगे चलते हैं, बहुत टाइम ले लिए, इसमें समझाना पड़ता है ना, इसलिए। चलो इसको सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को, खुद से ट्राई करो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो ठीक है, देखो द नंबर ऑफ बुक ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज इन द रेशियो 8:5:9. There is a proportional to increase these book by 10%, 5% and 5% respectively. What will be the ratio of the number of books after increment? So let's see what's the ratio. 8:5:9. ठीक है, 10%, 5%, 5% बढ़ा हुआ है। एक काम करो, सबसे आसान तरीका है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो। मैं इसको 80 बना दिया, इसको 50 बना दिया, इसको 90 बना दिया। ठीक है, बोला है कि हालांकि ये तो परसेंटेज का है, हम परसेंटेज नहीं पढ़े हैं। ठीक है, थोड़े बहुत जितना भी तुम्हारा ज्ञान की चक्षु है वहाँ तक लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करता हूँ। अगर तुम्हें पता है कि 10% इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया, तो इसका 10% बढ़ा देना। 80 का 10% 8 होता है। ठीक है, 10% बढ़ गया मतलब 8 बढ़ गया, ये 88 हो गया। इसमें 5% बढ़ गया, 10% का मतलब 5 है, और 5% का मतलब 2.5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52.5। ठीक है, इसमें भी 5% बढ़ा है। ठीक है, ये 10% बढ़ा है, ये 5% बढ़ा है, ये भी 5% बढ़ा है। 10% का मतलब 9 हो गया, और 5% का मतलब 4.5 हो गया, तो ये बन जाएगा 94.5। इसको रेशियो बनाना है, बस इसको रेशियो बनाना है, और कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो सबका मतलब इसको 10% निकाल के एडिशन करो, 10% निकाल के एडिशन करो, इसका 5% निकाल के एडिशन करो, इसका 5% निकाल के एडिशन करो, पता चल जाएगा कि क्या आएगा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, सब में 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसान होगा ना। 880 ये 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो दशमिक है वो हट जाएगा। चलो तो 525:945। ठीक है, यहाँ से अभी 5 से काट लो, हो जाएगा, और क्या, और कुछ तो ज़रूरत नहीं है। 176105। ठीक है, 176:105:189। देखो कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो खुद से भी ट्राई कर सकता है। 10% बढ़ा के उसको रेशियो बनाने के लिए बोला है, वही तो बोला है। there is a proportional to increase these books by 10%, 5% and 5% respectively. What will be the ratio of the number of book after increment? इतना था, मैं 10 मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि आसानी के लिए, नहीं तो हम मतलब 8 से भी डायरेक्ट 10% इंक्रीमेंट करके कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, नहीं तो खुद से ट्राई कर सकते हो, बस तरीका मैंने बता दिया। आप डिफरेंट तरीके से मतलब डिफरेंट वे से कर सकते हो, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर है, बस तरीका मैंने बता दिया। चलो आगे चलते हैं। 27 बनाओ, ये तो इजी है। व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल? अरे वही घिसा बेटा, अरे ये सवाल आए हुए हैं। ठीक है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है 7/15। ये करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ इसलिए सुबह को समझ में नहीं आ रहा है इसलिए। ठीक है, मान लो कि x है, ये 7, 3 है, ये 45 हो जाएगा। x इज इक्वल टू ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, शुभ, ये समझ में आ रहा है तो? नहीं तो मैं कभी नहीं करता। यहाँ पर देख लिया ये 3 गुना है, ये भी 3 गुना हो जाता। ठीक है,
15 का 3 गुना, 7 से 3 गुना 21 है ना, 15 का 3 गुना 45 हो जाता है। बस ये सुबह का लिए बनाना पड़ता है, देख ले माँ। चलो आगे चलते हैं। इन ए प्रोपोर्शन द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म आर, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ मतलब ए बी और डी, ठीक है, ए बी और डी दिया है। क्या दिया है? 51, 68, 108। सुबह तेरे लिए बनाना हो, नहीं तो इसका ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब सी पूछा है तो कर लो ना, कौन मना कर रहा है। 51, 68 इक्वल टू एक्स बाई 108 बना लो, कौन मना करता है। अरे ये तो ईजी है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लोगे ना? अरे निकाल पाओगे या नहीं ये तो बोलो, बोलो बोलो। चलो बनाओ, देखो 17 इंटू 3 जा 17 इंटू 4 जा 4 से ये 2 7 27, तो x इज इक्वल टू 81। 27 इंटू 3 81 हुआ ना, 81। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। x is directly proportional to the square of y when x is equal to 12 then y equal to 2। ओ देखो x और y ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब y स्क्वायर है ना, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। जब बोल रहा है कि y इक्वल टू 2 होता है, अगर y इज इक्वल टू 2 होता है तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तब क्या होता है कि x इज इक्वल टू 12 होता है, मतलब मल्टीप्लाई कितना हो गया? 3 गुना हो गया। प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है का मतलब क्या हो गया कि k इंटू के होना चाहिए, इंटू के होना चाहिए। उसके बाद बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y इज इक्वल टू 3। अगर y इज इक्वल टू 3 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर ये प्रोपोर्शनल में 3 मल्टीप्लाई आ रहा है मतलब kx हो रहा है, kx हो रहा है का मतलब क्या हो रहा है? ये 3 भी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो ये 27 आ जाएगा। अरे ये तो ईजी था, किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ, रुको। यहीं पर क्यों बताऊँ? हमें पता है कि या तो x प्रोपोर्शनल टू y बोलो या तो y प्रोपोर्शनल टू x बोलो, ठीक है, जो भी बोलना है। अगर x प्रोपोर्शनल टू y है तो x इज इक्वल टू के वाई बोल सकते हो या तो y इज इक्वल टू के एक्स बोल सकते हो, ठीक है, के एक्स बोल सकते हो, ऐसा होना चाहिए ना। चलो ये बोल रहा है कि y स्क्वायर के साथ है, ठीक है, y स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, x जो है वो y स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बोल सकते हो कि y स्क्वायर जो है x के साथ भी प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। चलो ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर y इक्वल टू 2 होता है मतलब ये क्या हो गया कि y इज इक्वल टू के एक्स होना चाहिए, के एक्स होना चाहिए। इसका मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब दोनों, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये बढ़ता है तो वो भी बढ़ेगा, ठीक है। वाई स्क्वायर वो बोल रहा है कि अगर 2 है y मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया, तो x इज इक्वल टू 12 है, x इज इक्वल टू 12 है। तो अगर ये 4 है तो ये 12 है, ये 4 है तो ये 12 है। 12 का मतलब क्या हो गया? 4 का कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया, 3 इंटू 4 हो गया, ठीक है, 3 इंटू 4 हो गया। 4 गुना मतलब 3 का मल्टीप्लाई है, के का मतलब 3 हो गया, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर बना दिया। अरे ये 10th में पढ़े हो यार, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी मैंने बता रहा हूँ। ऐसा क्यों बताना पड़ रहा है ये बोलो। चलो तो 4 का 3 टाइम 12 था तो 9 का 3 टाइम 27 है, ठीक है। प्रोपोर्शनल, अरे प्रोपोर्शनल है यार, तुम्हारा 10th क्लास में था, समझ जाओ। चलो आगे चलते हैं। अरे ये को कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, फिर भी ये आसान ही है। देखो the number of units manufactured by the company A is 12,500 unit in 2019 and 10,625 unit in 2020, while in the company B the production falls में मतलब गिर गया 34,000 unit in
2019 to 30,600 unit in 2020. If X and Y are the percentage decrease in the number of units manufactured by the company A and B respectively from the 2019 to 2020, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। हालांकि ये परसेंटेज के सवाल है, फिर भी मैं बता देता हूँ, आराम से शांत से सुनो, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, मैं नीचे बनाता हूँ। ठीक है, दिया हुआ है कि 2019 का ए जो था ये 12,500 था और 2020 में ये हो गया 10,625। मतलब इसका डिक्रीमेंट क्या हो गया, इसका डिक्रीज ये कितना हो गया, देखो अरे हाँ, मैं बैठा क्यों हूँ, देखो ये डिक्रीमेंट क्या हो गया। अगर इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 75 से हो गया 700, ये 800, ये हो गया 1000, 1875 आ गया। अरे ये देखो 75 मिलने से ये हो गया 700, 10,700। ठीक है, और बाकी सारा यहाँ पर देख, अरे देखो ना, नहीं पता चल रहा है तो खुद से करो, कहे कहीं के। चलो, और जो B है, B का क्या था 2019 में 34,000 था और ये घट के 30,600 हो गया। तो लॉस कितना हो गया उसको हो गया 3,400 का फटका लगा उसको। ठीक है, तो बोला है कि ये दोनों का जो लॉस हुआ है, मतलब डिक्रीज हुआ है, देखो दिया एक्स एंड आर द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब ये दोनों का जो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज डिक्रीज इसका क्या हुआ है, इतना हुआ है, इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है। चलो इसको रेशियो बनाना है। डिक्रीज हुआ है कितना, 1875 का, कितने से, 12,500 से, इतना हो गया ना, तो डिक्रीज ये हो गया। इसको परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, इंटू 100 इस टू, इसका डिक्रीमेंट क्या है 3400 है, और इसका पहले कितना था 34,000 था, इंटू 100। ठीक है, अरे कितना डिक्रीमेंट हुआ है, बस परसेंटेज निकालना चाहिए। लेकिन परसेंटेज अगर निकालना नहीं आता है तुमको तो तुम बहुत बड़े गधे हो, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हैं। 2019 में इतना था, 2020 में इतना था, घट गया कितना, इतना। तो कितना परसेंट घटा, इसका मतलब ये घटा कितने से, इतने से घटा, 12,500 से घटा, तो 1875 घटा है। तो 1875 बाई 12,500 इंटू 100, इसका मतलब कि ये इतना परसेंटेज घटा। यहाँ पर 34,000 था, हो गया 30,600, घटा 3,400, तो 3,400 घट गया कितने से, 34,000 से। तो 3,400 बाई 34,000 इंटू 100, ये परसेंटेज निकल गया। ये 100 घट गया, समझ रहे हो, ये 00 घट गया, ये 0 घट गया। अगर ये तो 34 तो ये 10 हो गया, तो यहाँ पर तो 10 रह गया। अगर इसको देखोगे तो ये बन जाएगा कितना, 125, 1, ये हो जाएगा 5, क्योंकि 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर ही 5 आएगा ना यूनिट डिजिट को। देखो 15:10, इसका मतलब हो गया 3:2, 3:2, 3:2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो दिक्कत है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। बस परसेंटेज को रेशियो बनाना है, जितना डिक्रीज है डिक्रीज परसेंटेज को रेशियो बनाना है। नहीं तो फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बता देंगे। ठीक है, सुबह तेरे लिए बोल रहा हूँ, वो अच्छे से बैठ के परसेंटेज को देख लेना, नहीं तो दोबारा देख लेना, पॉज करके दोबारा 3 बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है फिर भी तो बता देना, फिर से बता दूंगा रात में।
रात को तो कॉल करने की आदत है तुझे। चलो ठीक है। अरे जो भी मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो रात में ही करिए, क्योंकि मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस से आने के बाद ही कुछ कर पाऊँगा। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। देखो, सैलरी ऑफ रीडा एंड रिया आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 रेस्पेक्टिवली। इफ द सैलरी ऑफ ईच वन इज इंक्रीज्ड बाय 5,000 then the new ratio become 5:7. What will the Rida's, yes, Riya's present salary? चलो ठीक है। देखो, रीदा और रिया दोनों हैं, उनका जो सैलरी है, सैलरी का रेशियो 3:5 है। उनका क्या हो गया कि 5%, इसका 5,000 बढ़ गया, इसका भी 5,000 बढ़ गया, जिसकी वजह से उनका रेशियो 5:7 हो गया। इसका मतलब इसका भी 5,000 बढ़ा है, इसका भी 5,000 बढ़ा है। ठीक है, 5,000 बढ़ा है, इसका भी 5,000 बढ़ा है, इसका भी 5,000 बढ़ा है। अगर रेशियो में देखोगे कि यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है। इसका मतलब क्या आएगा कि 2 पार्ट जो बढ़ा है वो 2 पार्ट का मतलब ही है 5,000। ठीक है, तो 1 पार्ट का मतलब क्या हो गया कि 2,500 है। ठीक है, 2,500 है। अरे समझ रहे हो, दोनों जगह समान है इसलिए कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि वैसे वैसे कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों जगह समान है। देखो, ये 2 पार्ट भी बढ़ा है, ये भी 2 पार्ट बढ़ा है। ये 2 पार्ट का मतलब ही है 5,000, मतलब 5,000 बढ़ने के बाद ही तो 2 बढ़ा हुआ है ना, या तो 2 बढ़ने के बाद ही तो 5,000 बढ़ा है। 5,000 बढ़ने से 2 बढ़ गया, 5,000 ऐड होने के बाद रेशियो 2 बढ़ गया। इसका मतलब 2 रेशियो बढ़ाने के लिए 5 बढ़ा है, मतलब 1 रेशियो बढ़ाने के लिए तुम्हें 2,500 तक इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 पार्ट का मतलब हो गया 2,500। और पूछा है कि व्हाट इज द रियाज प्रेजेंट सैलरी। रिया कहाँ गया, रिया है 5। ठीक है, 1 पार्ट का मतलब अगर 2,500 है तो 5 पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा। देखो, 1 पार्ट का मतलब अगर 2,500 है तो 5 पार्ट का मतलब हो जाएगा 2,500 इंटू 5 इक्वल टू 125,000, मतलब 12,500 का है। देखो 12,500 कहाँ पर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आया। ये 2 पार्ट का मतलब 5,000 यहाँ पर समझ में आ गया। तो प्रेजेंट का मतलब है, देखो देखो देखो, रियाज प्रेजेंट सैलरी पूछा है। अगर बोलता है कि रियाज वर्तमान सैलरी कितना है, नाउ सैलरी ऑफ नाउ व्हाट इज द सैलरी ऑफ रिया, देन हम 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी बढ़ने के बाद पूछा है। अभी पूछा है कि प्रेजेंट मतलब पहले कितना था, पहले ये था, अभी ये है। ठीक है, बढ़ने का बाद। इफ वो बोला है ना, देखो, इफ द सैलरी ऑफ ईच वन इज इंक्रीज्ड बाय 5,000, देन ये है। नहीं तो 25 से 7 मल्टीप्लाई कर लेते, जो आता वही आता। 7 मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता, 25 इंटू 7, अरे बोलो 175 होता ना। चलो ठीक है, ठीक है, आगे चले। वो बोला है ना, इफ सैलरी इंक्रीमेंट अगर बढ़ता है तो, ठीक है, बढ़ा नहीं है, अगर बढ़ता है, अगर, ठीक है, इफ द सैलरी ऑफ ईच वन इज इंक्रीज्ड बाय 5,000 तो रेशियो भी कम। अगर बढ़ता है तो इतना होना चाहिए, लेकिन बढ़ा नहीं है ना, अगर बढ़ता है तो। लेकिन वर्तमान सैलरी क्या है, वो 5 ही है। ठीक है, अगर बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी 3 ही है, अगर बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा। लेकिन ये 3 का मतलब 3 नहीं है, या ये 5 का मतलब 5 है, ये मतलब रेशियो है, ये रेशियो है। ठीक है, रेशियो है, समझा करो, बात को गहराई से समझा करो। ठीक है, सोचो, थोड़ा सा सोचो, इधर उधर का मत सोचो, पढ़ाई के बारे में सोचो। चलो आगे चलो। देखो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड, अरे मीन प्रोपोर्शनल के बारे में तुम्हें पता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू ए सी का रूट ओवर। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, सुबह एक बार में समझ जा, और मैं बताऊंगा नहीं। मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, इसका मतलब 25 इंटू 225 का रूट ओवर होना चाहिए, इसका मतलब 5 इंटू 15 होना चाहिए, 5 इंटू 15 का मतलब 75 होना चाहिए। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अभी भाग जाओ, 32, कल 16 क्वेश्चन किए थे, आज भी 16 क्वेश्चन कर लिए। कल 30 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, आज 1 घंटा लग गया वो गधी की वजह से। चलो ठीक है,
अगर समझ में कुछ भी नहीं आया, कहीं पर समझ में नहीं आया, तो दोबारा देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो, थोड़ा सा सोचो। अगर फिर भी तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो मुझे पूछो, मैं आराम से शांति से आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। कल सुबह पूछी थी, उसको समझाया, उसको समझ में नहीं आया, फिर भी आज समझाया। अगर इसके बाद भी उसको समझ में नहीं आता है, फिर भी वो पूछेगी, फिर भी मैं बताऊंगा। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, मैसेज में, कल करके, या तो कैसे भी ऐसे कैसे करके बस पूछो, मैं बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, खाइए पिए, ऐश कीजिए। बाय बाय।